प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है उड़ीसा के भंजन नगर से। भंजन नगर है, BHANJANAGAR, उड़ीसा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इसके पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे ये कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और अगर ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, उसके सूत्रों को जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा जो पहला चैनल है नकुल पाराशर, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। आप वहाँ पे जा कर के ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत सारे, कम से कम उस पर 3500 के करीब कार्यक्रम मैंने बनाए हैं और सभी तरीके के कार्यक्रम के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। आप उसे जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सिर्फ राशिफल देखना चाहते हैं, जिसमें कि प्रत्येक दिन क्या करना है, तो सिर्फ राशिफल के दर्शकों के लिए मेरा जो दूसरा चैनल है राशिफल विथ नकुल पाराशर, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये चैनल जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ कुंडलियों का विश्लेषण डाला जाता है। इसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट बुक होती है और जो लोग अपनी कुंडली का ऐसे ही विस्तार से विश्लेषण चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल है। आइए मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ बिना समय का नुकसान किए। ये कुंडली पंचांग में थोड़े 2 मिनट के बाद बताऊंगा, पहले ग्रह स्पष्ट बता दूं। मेष लग्न की कुंडली में लग्न का मान 22 अंश 43 कला, भरणी नक्षत्र के लग्न और बुध भी भरणी नक्षत्र में 26 डिग्री पे। लग्न में बुध बहुत सारे दोषों का शमन कर देते हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च, है ना। तो बुध जो है वो कम से कम 1000 दोषों का शमन कर देते हैं। द्वितीय भाव में 2 परम मित्र ग्रहों का एक साथ बैठना, और दोनों ही एनर्जेटिक प्लैनेट हैं। इस वजह से थोड़े से चलने के बाद, मेहनत के बाद, थोड़ी थकान के बाद वो ग्रह आपको धन देंगे। हालांकि वहाँ पे मंगल सूर्य से अस्त हो रहे हैं। जो लग्नेश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति धन कमाने वाली होगी। अस्त होने के कारण थोड़ी सी उसमें सामान्य से परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तृतीय भाव में राहु का मृगशिरा नक्षत्र में बैठना और मंगल और सूर्य दोनों रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जहां व्यक्ति धन कमाने को लेकर के आशावादी प्रवृत्ति वाला होता है और एनर्जेटिक भी होता है। तृतीय भाव में मिथुन राशि के राहु और तृतीय भाव के स्वामी का लग्न में बैठना व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करता है और व्यक्ति मेहनती होता भी है। उसको अपने छोटे बड़े भाई बहनों से भाग्य का सुख मिलता है। तृतीय स्थान के राहु व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सुखी और मेहनती बनाते हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक विचारधाराओं वाला भी बना देते हैं। चतुर्थ स्थान में शुक्र दिग्बली होकर के, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। यहाँ शुक्रदेव बहुत बढ़िया बैठे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि शुक्र का बल इस कुंडली के लिए बहुत आवश्यक है, और जो कि है भी। हालांकि इस कुंडली जो मेष लग्न की बनी है, इसमें शुक्रदेव मारक होते हैं, पर फिर भी अगर वो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बलवान होकर के बैठे हैं, तो इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि नवांश कुंडली के वो लग्न के ही अधिपति हो रहे हैं। दशमांशा कुंडली में वो 12वें और 7वें भाव के अधिपति होकर के मारक ग्रह के रूप में परिभाषित हो रहे हैं। यहाँ भी ये ग्रह दूसरे और 7वें भाव का स्वामी हो जाता है। इसके कारण यहाँ भी मारकेशी होगा। उस शुक्र के ऊपर जो इस कुंडली के मारकेश हैं, उसके ठीक पीछे शनि या राहु का बैठना शुक्र के प्रभावों में कमजोरी देगा, और उस पर शनि की दृष्टि भी शुक्र के प्रभावों में कमजोरी देगी, या ये कह सकते हैं कि उनके मारक प्रभावों में थोड़ी सी जटिलता देने वाली होती है। जटिलता क्या, उसको परेशान करने वाली कह सकते हैं। उस शुक्र के ऊपर जो इस कुंडली के मारक ग्रह हैं, सप्तम और द्वितीय के स्वामी होकर के अष्टम भाव से गुरु देख रहे हैं, जहां व्यक्ति को किसी खास विषय में बड़ा अच्छा अनुभव भी होता है, और वो धर्म को पालन करने वाला, धर्म को समझने वाला, धर्म में अपनी रुचि रखने वाला भी होता है। इसके अतिरिक्त जहां शुक्र की दशा में उसको भौतिकीय संसाधनों का सुख मिलेगा, वहीं शुक्र की दशा और गुरु की दशा में थोड़े बहुत कमजोरीपन से साथ लेकिन अच्छे परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। हेडेक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा लेता है और उसको धन कमाने में मशक्कत थोड़ी करनी पड़ती है। ये सारे परिणाम जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु के बैठने के कारण और द्वितीय भाव में मंगल के अस्त होने के कारण
धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं जीवन में बनेंगी, जितनी भी लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी या जो भी रहेगा, वो इसी गुरु और द्वितीय भाव के सूर्य और मंगल के कारण होगा। हालांकि एक बात जो यहाँ पे बहुत अच्छी है कि इस व्यक्ति की कुंडली में पैतृक संपत्ति का सुख बहुत अच्छा है और व्यक्ति रिसर्चर है, बहुत अच्छे विचारों वाला है, गलत और गंदी बुद्धि का नहीं है, नैतिकीय तत्वों को समझने वाला भी है। पंचम भाव और षष्ठम भाव खाली हैं, जबकि सप्तम स्थान में उच्च के शनि अति विशिष्ट कारक भाव में बलवान होकर के, दिग्बली होकर के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए जो शनिदेव हैं, जो लग्नेश के मित्र नहीं होते पर इस कुंडली के लिए सामान्य ग्रह के रूप में परिभाषित होते हैं, काल पुरुष की कुंडली बनी है। एकादशवें भाव के स्वामी का सप्तम स्थान में उच्च का होना पत्नी के साथ जैसे ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, विवाह के बाद उत्तरोत्तर भाग्य की वृद्धि होती है। उसको अपने कर्म का और अपने कर्तव्यों का बोध सदैव रहता है। एक वक्त पे आने के बाद वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है धर्म को लेकर के। इसके अतिरिक्त अगर मैं और भी बातें आपको बताऊं तो ग्रह में ही लग्न कुंडली के अष्टम भाव में गुरुदेव का बैठना, यहाँ व्यक्ति की मृत्यु अच्छी होती है, उसकी समझ अच्छी होती है, भटकाव नहीं होता और उसका धर्म जागृत रहता है, उसका व्यय गलत जगह पे नहीं होता है और वो अच्छे स्वभावों वाला मृदुभाषी होता है। नवम स्थान में केतु व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे। मूल नक्षत्र में बैठे हैं राहु मृगशिरा के, इस वजह से व्यक्ति बहुत ही जीवट होता है, कभी भी थकने वाला और जीवन से निराश होने वाला नहीं होता है। इतना ही नहीं, भाग्य भाव के स्वामी गुरु का अष्टम भाव में बैठ जाना भाग्य भंग योग लगाएगा। इसके कारण कई बार व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने पे सफलता मिलते देखी जाती है। दशम स्थान के स्वामी का उच्च का होना पिता के कारोबार और पिता के साथ संबंध, साथ ही साथ व्यक्ति को निर्णायक बनाने वाला बना देते हैं। राजनीति और समाज का जो सबसे निचला वर्ग है उससे व्यक्ति को सफलता मिलती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एकादशवें भाव में चंद्रमा कभी भी बुरे परिणाम देते नहीं हैं। आगे मैं अभी जब पंचांग बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इनके चंद्रमा शुभग हैं या पापक, पर एकादशवें भाव के चंद्रमा कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिस पे चल रही है 7.5। इसके कारण व्यक्ति थोड़ा बहुत मानसिक रूप से अस्वस्थ कभी कभी हो सकता है। इसका एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि व्यक्ति की कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है और वो बुध छठवें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, केतु से दृष्ट हैं, उनके ठीक आगे मंगल और सूर्य बैठे हैं, तो उन पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। इसके कारण व्यक्ति कई बार ईर्ष्यालु, द्वेषी या कुंठा में रहने वाला बना देते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति नौकरी करने वाला जरूर होता है और स्वावलंबी भी होता है। अब यहाँ के बाद आपको मैं नवांश कुंडली पे ग्रह स्पष्ट कर दूं तो तुला लग्न की कुंडली बनती है, जो यहाँ के सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो केंद्र का भाव है, वहीं यहाँ भी केंद्र का भाव बना हुआ है। केंद्र में जो राशियां बनी हैं 1, 4, 7, 10, ये सारी की सारी चर प्रकृति की राशियां हैं। नवांश कुंडली में भी चर प्रकृति की राशियां ही बनी हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में घूम फिर करके धन कमाने वाला होता है। ग्रहों के आधार पर बात करें तो एक ग्रह यहाँ बैठे हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठवां यहाँ, मतलब 6 घरों में सारे के सारे ग्रह का बैठना, ये कई बार व्यक्ति को घुमा फिरा करके थोड़े विलंब से जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ व्यक्ति के जीवन को पटरी पे आते देखा जाता है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी है कि व्यक्ति निर्णय लेने में माहिर है और उसको बहुत अच्छे निर्णय, सही निर्णय लेने वाला भी कहा जा सकता है। अगर कभी हमें इस तरीके की समस्या होती है कि हम सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें नैसर्गिक रूप से इसमें कोई दोष नहीं है, ये दशाओं का दोष होता है। क्लियर है? नवांश कुंडली में यहाँ केतु और राहु का प्रभाव और गुरु का तुला राशि में बैठना, लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठना व्यक्ति को व्यापारी बनाता है। व्यक्ति अपने पत्नी के साथ भी व्यापार कर सकता है। नवांश कुंडली की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर द्वितीय भाव में शनि और बुध का बैठना, बुध यहाँ मेष राशि में और नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में, इस वजह से बुध की दशा में थोड़ी मोड़ी परेशानी आएगी। यहाँ शनि वृश्चिक तुला राशि में बैठे हैं उच्च के, और यहाँ वृश्चिक राशि में अपने भाव से दूसरे जा रहे हैं। इस वजह से जब कभी भी शनि और बुध की दशाएं चलेंगी या एक साथ जब शनि और बुध का अंतर आएगा महादशा में, जैसे बुध में शनि का अंतर आएगा 2033 में, उस समय व्यक्ति को कष्ट होगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दाम्पत्य में और धन को लेकर के। तो ये जो दोनों दशाएं रहेंगी वो व्यक्ति को कष्ट देने वाली हो सकती हैं, चाहे कैसे भी हो, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। नवांश कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा मीन राशि में और यहाँ कर्क कन्या राशि में बैठे हैं। इस
कुंभ राशि में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे भी धन देते तो देखे जा रहे हैं, इच्छा की पूर्ति और व्यक्ति को कम से कम साहसी तो अवश्य ही बना देते हैं। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में केतु का होना पत्नी को कई बार संकालु प्रवृत्ति का बनाते हैं, जबकि नवम भाव में मंगल और सूर्य का बैठना, यहाँ मंगल और सूर्य का एक साथ बैठना और यहाँ पे मंगल और सूर्य का एक साथ बैठना, ये व्यक्ति को एनर्जेटिक, बहुत ही सकारात्मक विचारों वाला और कभी भी कमज़ोर मानसिकता का नहीं बनाता है। नवांश कुंडली के नवम भाव में सूर्य और मंगल का बैठना एक दृष्टिकोण जो है वो दाम्पत्य का या सामने वाले पत्नी का या पति का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी उदार नहीं है, उसमें प्रैक्टिकलिज्म भी है, भावों का प्रभाव भी है, वो वर्तमान को देख करके भविष्य का निर्धारण करता है, वहाँ पे ऊर्जा है और जो कभी कभी थोड़ी बहुत घर्षण भी देती है विवाह के साथ संबंधों में। नवांश कुंडली के एकादशवें भाव में लग्नेश का बैठना, लग्न कुंडली के लग्नेश का द्वितीय भाव में बैठना, ये व्यक्ति को धनवान, सुखी, लाभप्रद स्थितियों में जीवन को ले जाने वाला और कभी भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहने वाला बना देते हैं। ये नवांश कुंडली के भाव हो गए। दशमांशा कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के, और लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है। यहाँ भी गुरु तुला के बैठे हैं, यहाँ भी गुरु तुला के बैठे हैं। आपको 100% व्यापार ही करना चाहिए। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि गुरु जब वृश्चिक राशि में या फिर सिंह राशि में या फिर कुंभ राशि में या फिर वृष राशि में, स्थिर राशियों में जब बैठ जाते हों तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, उसको व्यापार से सफलता ज़्यादा मिलती है। दशमांशा कुंडली के द्वितीय भाव में लाभ भाव के स्वामी का बैठना, लग्न के अधिपति का धन भाव में बैठना, लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना, लाभ के अधिपति का धन में बैठना, लग्न के अधिपति का भाग्य में बैठना, हर एक जगह आपकी कुंडली धनवान साबित हो रही है और कुंडली में कई तरीके से महालाभकारी, महाधनी योग घटित हो रहा है। इस वजह से हमें इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हमारी कुंडली में तो धन है ही नहीं। हाँ, है जरूर, थोड़ा रगड़ के, थोड़ी मेहनत से, दशाओं के प्रभाव के कारण कई बार आपके पाले में आया हुआ धन दूर चला जाता है। लेकिन ऐसे अगर व्यवस्थाओं के रूप में देखते हैं तो ग्रह बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। हमें इत्मीनान रखना चाहिए, अपने मेहनत पे विश्वास और भरोसा परमात्मा पे रख के आराम से मेहनत करने की आवश्यकता है। दशमांशा कुंडली के सूर्य और मंगल का जो संबंध बन रहा है वो एक साथ बन रहा है और ये आपकी कुंडली की सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। दशमांशा कुंडली के दशम और लग्न के स्वामी का एक साथ भाग्य भाव में जाना और दशम स्थान में चंद्रमा का बैठना, ये मैं 1000% गारंटी से देता हूं कि जब तक आप अपना व्यापार नहीं करेंगे तब तक आप चिंतित ही रहेंगे। मेरी बात कोई काट नहीं सकता है। अब मैं यहां से आगे आप लोगों को इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। इनका जन्म होता है उत्तरायण में और उत्तरायण में होने से जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो सारे के सारे बलवान हो जाते हैं, मतलब बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। इस हिसाब से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावों की वृद्धि होती है। इस हिसाब से कि आपकी कुंडली में अगर शुभ ग्रह बलवान हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा वो बेचैन नहीं होने देंगे। इस कुंडली में मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि देव का उच्च का होना और एक शुक्र शुभ ग्रह जो बलवान हैं और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट भी हैं। लग्न में बुध बैठे हैं, ये भी शुभ ग्रह हैं, लग्न में बैठे हैं तो खराब नहीं होंगे क्योंकि शुक्र यहाँ बलवान है, शनि यहाँ बलवान और बुध यहाँ बलवान। तो तीनों ही ग्रह जो बैठे हैं वो भाव से बहुत उत्तम बैठे हैं और आप ऐसा समझ सकते हैं कि इन तीनों ग्रहों को यहीं बैठना चाहिए था। मतलब चाहे ये मेष लग्न की कुंडली बनती या नहीं बनती, बैठना इनको यहीं पे था। चाहे किसी भी लग्न की कुंडली के लिए इन तीन ग्रहों को यहीं बैठना चाहिए था और यहीं बैठे हैं। इस कुंडली में किस ग्रह को कहाँ नहीं बैठना चाहिए था? गुरु को यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। उसके बाद इस कुंडली में राहु को यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। राहु या तो यहाँ बैठते, यहाँ बैठते, यहाँ बैठते, यहाँ बैठते या यहाँ बैठते। चंद्रमा को यहाँ न बैठ करके या तो यहाँ या केंद्र में कहीं, हालांकि यहाँ भी बहुत अच्छे ही हैं, सामान्यतः मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा, पर कम से कम वो या तो यहाँ बैठ जाते, हालांकि दृष्टि है उनकी, पर अगर यहाँ बैठ जाते तो सबसे बढ़िया होता, यहाँ भी बैठ जाते तो ठीक होता, यहाँ या यहाँ बैठ जाते तो भी ठीक करता। सूर्य को कहाँ बैठना चाहिए था? सूर्य इस कुंडली के लिए होते हैं यहाँ के अधिपति, तो या तो यहाँ बैठते, या तो यहाँ लग्न में बैठते, या दशम में बैठ जाते, या नवम में बैठ जाते,
या एकादशवें में बैठ जाते। तो बैठने के हिसाब से टोटल 3 ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं और 2 ग्रह थोड़े कमज़ोर बैठे हैं, एक गुरु और दूसरे चंद्रमा। तीसरे नंबर पे सूर्यदेव भी कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन चौथे नंबर पे जो मंगलदेव बैठे हैं मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा, वो लग्नेश हैं, इस कुंडली के मालिक हैं, वो चाहे जहाँ बैठेंगे उनकी मर्जी है। और मैंने इस पे विस्तृत कार्यक्रम बनाया हुआ है कि आपकी कुंडली के धन भाव में कौन सी राशि बनी है। अगर धन भाव में वृष राशि बनी है तो स्थिर राशि का बनना और वहाँ पे लग्नेश का बैठना, दोनों ही एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, बैठे हैं। तत्व के आधार पे अगर बात करेंगे तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, उनको किसी भी वायु तत्व की राशि में बैठने का ज़्यादा बल मिलता है, लेकिन वहाँ भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं, थोड़े बहुत डिग्रेडेशन के साथ पर संतुलित परिणाम अवश्य ही जातक को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं पंचांग की बात करता हूँ तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा हैं। व्यक्ति जैसे जैसे अमावस्या के निकट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे व्यापार में थोड़ी शिथिलता मिलती जाती है। धन लगातार एक जैसा नहीं आता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा धन आता रहता है। हालांकि कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं तो संतान में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, व्यक्ति संततिवान होता है। शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को ओम वरुणाय नमः, वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। घी में पके हुए लड्डू, मिष्ठान, मालपुआ आदि ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो गुलाब की पुष्पों की माला ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए, गणेश जी को अर्पित करना चाहिए, देवी मैया को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ सफ़ेद चंदन स्वयं भी माथे पे लगाना चाहिए और शिव जी पे भी अर्पित करना चाहिए। ये सब चीज़ें करना चाहिए। और जो मैंने मंत्र बताया, इस मंत्र का जप व्यक्ति को सदैव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये कुंडली शूद्र वर्ण और राक्षस गण की है। अब यहीं पे आपको जो बातें समझनी है, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति का स्वभाव अब कई बार खूंखार हो जाएगा, महत्वाकांक्षी अधिक हो जाए, बहुत ज़्यादा अभिमानी हो जाए। स्वाभिमानी नहीं बोल रहा, अभिमानी, घमंडी, क्रूर, कुटिल, कामी, खल और दुष्ट लोगों से मैत्री करने वाला हो जाए। अपने मित्रों को ठगने वाला भी कई बार हो जाता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण खाओ पियो मौज करो और इस तरीके के सिद्धांत में व्यक्ति काम करने वाला हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमें बहुत ही ज़्यादा शालीनता के साथ अपना जीवन बिताना है। शुद्ध शाकाहार भोजन ग्रहण करना है, गाय की सेवा करनी है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की पूजा, ब्राह्मण के साथ संबंध अच्छे, उनका आशीर्वाद लिया जाए, माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, है ना, ये सब काम करना होगा। इसके अतिरिक्त गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति इस कुंडली को करना चाहिए। लग्न नवांश और दशमांशा के आधार पे आप 100% व्यापार करेंगे। अष्टक वर्ग और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे जो बात मैं बता रहा हूँ उसमें हमें अपने बुद्धि को और भी ज़्यादा थोड़ा कुशाग्र करना है। उसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा है, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के बने हुए हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध के ऊपर केतु की दृष्टि है। इस कुंडली में धन कमाने में थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि वहाँ पे तत्व का मेल थोड़ा गड़बड़ है। लग्नेश अस्त हो जाएंगे और गुरु से दृष्ट हैं तो व्यक्ति के पास देर से ही सही पर सफलता मिल जाएगी और उसको थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। ये कुंडली बहुत मेहनती है, इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है। ये कुंडली इकट्ठा भी बहुत अच्छा करेगी। धन संपत्ति के मामले में ये कुंडली इधर से मजबूत है। ये कुंडली इच्छा शक्ति को प्राप्त करने वाली, मित्रों से, शत्रुओं से, सबसे सम्मान प्राप्त करने वाली, बेवजह किसी के काम में टांग न अड़ाने वाली और बहुत ही कटिबद्ध कुंडली है। जो भी कह दे उसके लिए व्यक्ति मजबूती से खरा उतरता है और कहता है और करता है। नौकरी से ज़्यादा व्यापार अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है। आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, पिता के काम को भी संभाल सकते हैं और ये कुंडली नौकरी भी कर सकती है, पर नौकरी से ज़्यादा व्यापार अच्छा है। प्राइवेट नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं। इस कुंडली के आधार पे इस कुंडली का चरित्र बहुत अच्छा है, दिनचर्या भी बहुत अच्छी है, अनुशासन बहुत अच्छा है, वास्तु देवता का सुख बहुत अच्छा है, पश्चिम के भवन में निवास करने का योग बहुत अच्छा बैठा हुआ। पश्चिम मुखी द्वार पे, पश्चिम मुखी जो घर है उस घर में निवास कर सकते हैं। राशियां जो आपके लिए बहुत अच्छी बनी हैं वो सिंह, धनु और कुंभ की बनी हैं। इनसे मैत्री, इनसे शत्रुता नहीं होगी, इनसे मैत्री बहुत अच्छा रहेगा। शत्रुता कभी ना करें मिथुन, तुला और मीन वालों से। धन कमाने के लिए आप
चाहें तो पश्चिम दिशा में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अभी जो आने वाली दशा आएगी वो 2025 के मार्च से बहुत अच्छी दशा रहेगी, जहां आप धन आमदनी के साथ व्यय में होता रहेगा। आगे बुध में चंद्रमा की दशा आएगी, वो लाभकारी होने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। चंद्रमा में थोड़ा बहुत रोग रहेगा, ये बात तो दिख रही है, लेकिन धन आता रहेगा। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति अपना स्वतंत्र कारोबार स्थापित कर लेगा, जो 2026 के जनवरी में आएंगे। बुध की दशा में व्यक्ति बहुत अच्छे खासे धन संपत्ति का मालिक हो जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 2035 के दिसंबर तक बुध की दशा चल रही है, साहस बटोरिए, काम आगे बढ़ेगा। गुरु की दशा में स्वास्थ्य की कमजोरी हो सकती है, लेकिन गुरु की दशा में व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। केतु की दशा में पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, लेकिन धर्म बहुत अच्छा चलेगा। राहु की दशा में मन विकृत होगा, परेशानियां रहेंगी, कारोबार को लेकर के हेडेक बढ़ेगा, पर राहु की दशा में भक्ति बढ़ेगी। शुक्र की दशा में व्यक्ति की संपत्ति इकट्ठा होगी और शुक्र की दशा में रोग, विशेषतया पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। गुरु की दशा में व्यापार जहां अच्छा बढ़ेगा, वहीं स्वास्थ्य में पेट कमजोर होगा। बुध की दशा में व्यक्ति धन बहुत अच्छा कमाएगा और अपने आप को एक अच्छे खासे संपत्ति का मालिक भी बना लेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य और मंगल की दशा में व्यक्ति का धर्म जागृत होगा, दान पुण्य करेगा, धन इकट्ठा भी करेगा, और कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल की दशा में व्यक्ति का धन थोड़ा बहुत व्यय भी होता है, जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं। मैंने लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर ली। बुध के बारे में की, राहु और केतु के बारे में, शनि बचे हुए हैं। शनि की दशा में दाम्पत्य, व्यापार, दिनचर्या, धन आगमन, माता से सुख, इतना ही नहीं, शनि की दशा में करियर का वेल्थ, जो करियर का जो एक स्वास्थ्य होता है नेचर उसका, वो बहुत ऑटोमेटिक चला जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। धर्म को बल देने के लिए गणेश जी की चतुर्थी की पूजा करिए और अपने करियर को बल देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए 3 बार प्रत्येक दिन। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ। इस कुंडली में अगर रत्न वगैरह कुछ पहनना चाहते हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए बहुत आवश्यक रहेगा, तो वो है आपकी कुंडली का गुरु। आप गुरु का रत्न किसी भी अवस्था में पहन सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके अतिरिक्त आप अगर चाहेंगे तो सूर्य का रत्न भी पहन सकते हैं, माणिक्य भी आपको नुकसान नहीं करेगा। सोने में दोनों ही रत्न पहनने होंगे। आप बुध की दशा में ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, फलों का काम कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम भी इस कुंडली के लिए बनेगा। इसके अतिरिक्त पढ़ाने का काम और धन से संबंधित जितना भी लेन देन होता है, बैंकिंग और फिनांस से जोड़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। मशालों का काम भी इस कुंडली में बनेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का काम भी इस कुंडली में बढ़िया बनेगा। कुरियर सर्विस का काम भी बहुत अच्छा बनेगा। बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, इसका काम भी बहुत अच्छा बनेगा। इसके अतिरिक्त पूजा पाठ की सामग्री की दुकान भी बहुत अच्छा है। क्लियर है? शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 रहेगा। शुभ रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ और सफेद और लाल रहेगा। इतनी सारी चीजें हैं। नक्षत्र के आधार पे भरणी, रोहिणी, मृगशीरा, पुष्य और अनुराधा किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहने वाले हैं। इस कुंडली में जब जब शुक्र की दशा आएगी, तब तब थोड़ा व्यय और मन भविष्य की इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के चिंतित रहेगा। जैसे कि 2022 के 5वें महीने से अभी 2025 के मार्च तक आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्या होगा, कैसे चलेगा, काम नहीं बन रहा है, मन कैसे पूरा हो, लोगों की समस्या कैसे खत्म करूं, अपने बारे में कैसे कुछ अच्छा सोचूं, बच्चों के लिए क्या करूं, बच्चों को और कैसे ज़्यादा सुविधा से युक्त बनाऊं। इस तरीके की चीज़ें अभी शुक्र की दशा तक होंगी। सूर्य की दशा में एजुकेशन बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, थोड़ा धर्म भी बढ़ जाएगा, पर किसी भी तरीके से आपके काम कभी नहीं रुकेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। दशाओं के क्रम में तो मैंने लगभग सारी बातें बता दी कि कौन सी दशा में क्या होगा, पर और भी बातें बता दूं कि बेसिकली आपकी कुंडली में दशाओं का क्रम कैसा है। तो इस कुंडली में मैं 1000% ये गारंटी से बात करता हूं कि गुरु की दशा, शुक्र की दशा, चंद्रमा की दशा और बुध की दशा खराब नहीं जाएगी और आपको कभी भी नीचे नहीं आने देगी, आगे बढ़ाएगी। सावधान होना होगा तो हो जाइएगा। राहु मंगल शनि और शुक्र की दशाओं में, राहु मंगल सूर्य और शनि की दशाओं में उस समय चोट चपेट की घटनाएं, कई बार मानसिक परेशानी, स्वास्थ्य में पेट कमजोर, पित्त और बढ़ जाता है, कफ की परेशानी होती है, कई बार व्यक्ति को जॉन्डिस और पीलिया जैसी बीमारी भी होते देखी जाती है। चिंता बहुत ज़्यादा मत करिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुंडली आपके पक्ष में है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।